नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रभात एग्जाम के चैनल पर। दोस्तों, अभी हाल ही में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन हुआ है और आज के वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। 16th ब्रिक्स समिट 2024, इसकी तारीख क्या थी? 22 से 24 अक्टूबर। वेन्यू कजान इन रशिया। और इसका थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, यानी न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना। स्ट्रेंथनिंग मतलब बढ़ावा देना, बहुपक्षवाद। ये इस साल हुए ब्रिक्स सम्मेलन का थीम था। यहाँ इस बार इस पर ध्यान रखेंगे मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद, इसको मल्टीपोलर भी कहा जाता है, आगे हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वर्ष जो है वो रशिया को इसकी मेजबानी मिली थी। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो ब्रिक्स के मेजबान थे तमाम देशों के। और उन्होंने क्या कहा? बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण जारी है और अपरिवर्तनीय है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। दुनिया अभी तक एक पोल दो पोल देख रही थी, अब उन्होंने मल्टी पोल्स की के कॉन्सेप्ट को आगे रखा है। और उन्होंने क्या कहा है कि इसका निर्माण जारी है और अपरिवर्तनीय है, यानी इसको अब टाला नहीं जा सकता। अब दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है। अब आते हैं इसकी मुख्य बातों पर। मुख्य बातें क्या है? सबसे पहला है आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग का विस्तार करना। दोस्तों, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो सबसे पहले रशिया पर सैंक्शंस लगे और उनके जो क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और जो स्विफ्ट सिस्टम में पेमेंट सिस्टम, इन सब पर सैंक्शन लग गए थे और रशिया के पास डॉलर्स की कमी होने लगी। अब आप जानते हैं कि दुनिया में जो ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। डॉलर को ग्लोबल करेंसी माना जाता है और इस बार के ब्रिक्स में सभी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि डॉलर पर जो उनकी निर्भरता है उसको कम करने की जरूरत है, ताकि कभी आगे आने वाले समय में यदि वो किसी ऐसी स्थिति में घिर जाएं जहां वो अमेरिका के गुड बुक्स में ना हो, तो अमेरिका उनके ऊपर डॉलर को लेकर के दबाव ना बना सके। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा हाईलाइट रहा इस ब्रिक्स सम्मेलन का, वो था प्रधानमंत्री मोदी और चीन के प्रीमियर जी जिनपिंग के बीच में हुई बातचीत। दोनों के बीच में बातचीत हुई है और ये बातचीत 5 सालों के, लगभग 5 सालों के बाद हुई है। कोविड से पहले इन दोनों की मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये आज मुलाकात हुई है। हालांकि इस बीच में जिनपिंग ने बहुत कोशिश की थी कि एससीओ की जो मीटिंग्स हो रही हैं या जो ब्रिक्स के मीटिंग हो रहे हैं इस बीच में जो हुए हैं उसमें मोदी आए और मोदी जिनपिंग से बात करें, लेकिन मोदी ने ऐसा अभी तक किया नहीं था। खैर, इस बार इन दोनों के बीच में बात हुई है और इस बातचीत का सबसे बड़ा जो निचोड़ निकल कर सामने आया है वो है एलएसी पर डिसइंगेजमेंट। दोनों देशों ने ये तय किया है कि वो अपने अपनी सेनाओं को डोमचेक और डेप्सांग में से डिसइंगेज करेंगे और ये डिसइंगेजमेंट लगभग पूरी भी हो चुकी है। इसके अलावा इन दोनों देशों के बीच में संचार की बहाली, विश्वास और सम्मान पर ध्यान रखिएगा। विश्वास और सम्मान, ये नहीं कि आप यहाँ तो बात कर रहे हैं और वहां से अपने सैनिक भेज रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इस पर बात हुई। वैश्विक निहितार्थ, अभी जो अमेरिका और भारत के रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट आने लगी है और जैसे रिश्ते चीन और अमेरिका के हैं, इनको ध्यान में रखते हुए इन दोनों ने ये फैसला किया है कि ये दोनों देश आपस में एक दूसरे के साथ अब बातचीत करेंगे और भावी सहयोग यानी आगे आने वाले समय में एक दूसरे का किस तरह से हम सहयोग कर सकते हैं। अब जो तीसरी सबसे मुख्य बात रही थी इस समिट की, वो है बहुपक्षवाद को मजबूत करना। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो ध्रुवों में देखी जाती थी। एक था यूएसएसआर, दूसरा था अमेरिका। यूएसएसआर के विघटन के बाद दुनिया एक पोल पर आ गई, वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इस सम्मेलन में ये फैसला किया गया है कि अब एक पोल पर निर्भरता ना रखते हुए बहुपक्षवाद को
बढ़ावा दिया जाए, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण किया जाए। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज के लिए निर्भरता जो है ना, वो किसी एक देश पर या उसके एलाइज पर ना होकर के पूरी दुनिया में उसको बांटा जाए। जो देश जो चीज दे सकता है वो उसको दुनिया को दे, और दुनिया जो उस देश को दे सकती है वो दुनिया मिल करके उस देश की जरूरत को पूरा करेगी। इसके अलावा ग्लोबल साउथ को अधिक प्रतिनिधित्व। ग्लोबल साउथ उन देशों को कहते हैं जिनको पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था, पुअर कंट्रीज कहा जाता था। भारत भी एक ग्लोबल साउथ का ही हिस्सा है, और नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने हमेशा से ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई है। और इसी की एक वानगी हमें G20 में भी देखने को मिली थी, जब उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को भी एक मेंबर के तौर पर G20 में शामिल करवाया था। जब भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन हुआ था तब। इसके अलावा इस सम्मेलन में किस पर बात हुई? आतंकवाद विरोधी पहल। आपको पता है कि आतंकवाद कितनी बड़ी समस्या हो रखी है इस वक्त, ना सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, तो ये तो आना ही था। इसके अलावा है ब्रिक्स अनाज विनिमय। इसमें यह तय किया गया है कि एक ग्रेन स्टोरेज जैसा बनाया जाएगा ब्रिक्स कंट्रीज का, जिसमें सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, और फिर जिसको जैसे 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 ज़रूरत होगी, न सिर्फ ब्रिक्स के देशों को बल्कि अगर किसी नॉन ब्रिक्स कंट्री को भी चाहिए होगा अनाज, ग्रेन, तो इससे उनकी मदद की जा सकती है। इसके अलावा है डिजिटल स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा। ब्रिक्स R&D वैक्सीन केंद्र, एक वैक्सीन सेंटर की बात की गई है जहां जो ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर के बनाएंगे। और इसके बाद है सांस्कृतिक सहयोग और अफ्रीकन यूनियन का G20 में समावेशन का स्वागत। मैंने आपको बताया था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करवाया था मोदी जी ने, और उसका स्वागत किया है और खुद पुतिन ने किया है। फिर बुनियादी ढांचे के विकास में संप्रभुता, यानी जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए किसी भी देश में, उसमें उस देश के ऊपर किसी और देश का प्रभाव ना हो, कोई दूसरा देश अपने प्रभाव में जकड़कर उसको और फिर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना करे। अब आप समझ रहे होंगे कि ये चीज़ जो है ये किसके लिए करी गई है? ये किया गया है चीन के लिए, जिसकी ये आदत रही है कि वो पहले कर्ज देता है, फिर अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है और फिर वो कर्ज भी वापस मांगता है। तो इसी को दूर करने के लिए ये वाला पॉइंट इसमें शामिल कराया गया था। इसके बाद जो स्टेटमेंट्स आए, राजनीतिक घटनाक्रम, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो हैं उनके ऊपर हर मतलब सम्मेलन में एक स्टेटमेंट आता है। तो यूक्रेन पर भी स्टेटमेंट आया, आप ये ध्यान रखिएगा, यूक्रेन पर भी एक स्टेटमेंट आया है कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि सभी राज्यों के संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के साथ उनकी संपूर्णता और अंतर संबंध में सुसंगत रूप से कार्य करना चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही इस ब्रिक्स सम्मेलन की कि रशिया के होते हुए, रशिया की मेजबानी में यूक्रेन पर इस तरह का स्टेटमेंट आया कि युद्ध जो है उसका मतलब उसको रोका जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, और यूक्रेन की संप्रभुता पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन चल रही है, जो इजराइल और दूसरे देशों के बीच में लड़ाई की सिचुएशन बनी हुई है, उस पर भी स्टेटमेंट आया कि हम कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में स्थिति और मानवीय संकट के बिगड़ने पर अपनी गंभीर चिंता दोहराते हैं। यानी वही 2 स्टेट सॉल्यूशन वाली बात की गई है जो हमेशा से इंडिया का स्टैंड रहा है और लगभग देश के ज़्यादातर देशों का वही स्टैंड रहा है। अब जो और बड़ी बात इसमें निकलकर सामने आई वो थी नए देशों को शामिल करना। दोस्तों, ब्रिक्स जो है वो धीरे धीरे बड़ा ग्रुप होता जा रहा है। 2009 में जब ये बना था और तब से लेकर के आज तक इसमें 5 मेंबर थे पहले, अब इसमें और भी नए देशों को शामिल किया गया है, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को पूर्ण सदस्य बनाया गया है। हालांकि इसके अलावा अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया को भी इनविटेशन था मेंबर बनाने का, लेकिन अर्जेंटीना ने बाद में बैक ऑफ कर दिया और सऊदी अरेबिया ने इस पर कोई जवाब ही नहीं दिया कि उसे बनना है या नहीं बनना है।
तो फिलहाल ये दोनों देश अभी तक नहीं बने, लेकिन कई 10 नए देश इसमें शामिल हुए हैं। और अब जो है ब्रिक्स धीरे धीरे ये एक G20 को टक्कर देने वाला ग्रुप बनता जा रहा है। और G20, G7 इन सब ग्रुप्स के और ब्रिक्स में अंतर ये है कि जो G7, G20 वाले देश है ना, ये क्लोज ग्रुप है, इनके मेंबर बन पाना बहुत मुश्किल है, जबकि ब्रिक्स अभी भी एक ओपन ग्रुप है और इसमें अभी भी नए देशों के शामिल होने की संभावना है। पाकिस्तान ने भी इच्छा जाहिर की थी कि वो उसे बनना है, लेकिन उसे नहीं बनाया गया, उसे तो खैर न्योता भी नहीं दिया गया। इसके अलावा तुर्की ने भी ये इच्छा जाहिर की थी, पर तुर्की को भी अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिक्स जो है वो आज दुनिया की 43% आबादी, दुनिया की 32% भूमि क्षेत्र और जीडीपी 35% जीडीपी की हिस्सेदारी ब्रिक्स से निकल कर आ रही है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ब्रिक्स जो है वो धीरे धीरे कितना बड़ा ग्रुप बनता जा रहा है। और ये चिंता का विषय है उन पश्चिमी देशों के लिए जिन्होंने अपने अपने क्लोज ग्रुप्स बना रखे थे और फिर उसके हिसाब से वो दुनिया में चीज़ें तय करते थे, अपने हिसाब से अपना फ़ायदा अपना नुकसान देखते हुए वो चीज़ों को तय करते थे कि क्या होना चाहिए। इस सम्मेलन के बाद इसकी बहुत चर्चा रही, पूरे दुनिया में बहुत चर्चा हुई, हर कोई अपने अपने हिसाब से इसका आकलन कर रहा है। और मुझे लगता है कि इस सम्मेलन के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को चिंता होने वाली है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि उसके काम करने का तरीका जो है ये इस ब्रिक्स सम्मेलन में जो बातें निकल कर सामने आई हैं वो उसके बिल्कुल विपरीत हैं। जैसा अमेरिका दुनिया चलाना चाह रहा है, एक यूनिपोलर सिस्टम, ब्रिक्स ने बात की मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अमेरिका जो है वो डॉलर के माध्यम से और स्विफ्ट पेमेंट के माध्यम से इस पर दुनिया की अर्थव्यवस्था और दुनिया के फाइनेंसेस पर पकड़ बनाए रखना चाहता है। ब्रिक्स के देश ये चाहते हैं कि वो उस चंगुल से बाहर निकलें। उन्होंने अपने एक पेमेंट सिस्टम की बात करी, अपनी करेंसी की बात की। हालांकि इसके बारे में बहुत तरह तरह के वीडियोस वायरल भी हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अभी तक इस पर सिर्फ बात हुई है, ऐसा अभी तक कोई प्लान कॉन्क्रीट सामने नहीं आया है कि कैसे करना है और क्या करना है। तो जब उस पर जानकारी आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ब्रिक्स जो है वो एक ओपन ग्रुप होने के कारण दुनिया के कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को आकर्षित कर रहा है। यहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी हैं। यहाँ पर गरीब देशों के लिए भी जगह है, यहाँ अमीर देशों के लिए भी जगह है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपस में मिल करके और एक बेहतर दुनिया को बनाने का स्कोप बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हालांकि इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे कि ब्रिक्स के जो देश हैं इनका जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल अलग अलग है। जैसे कहने को रशिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या वो सच में डेमोक्रेसी है, आप क्या मानते हैं? इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में बहुत लिबरल डेमोक्रेसी है। चीन भी जैसे अपने आप को डेमोक्रेसी तो कहता है, लेकिन चीन में भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। यूएई में एक राजशाही है। साउथ अफ्रीका में करप्शन की जो समस्या है वो बहुत बड़ी बहुत विकराल है। यही चीज़ ब्राज़ील के साथ है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चैलेंजेस ब्रिक्स को होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सारे देश जो है वो आपस में मिलकर इन चैलेंजेस को सुलझा भी लेंगे और कहीं ना और आगे बढ़ने का एक रास्ता भी निकाल लेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।